अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर के अंदर 7वां चैप्टर ख़त्म हो गया था और इस लेक्चर से जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम वर्क, एनर्जी एंड पावर है और जो कि 8वां चैप्टर है। अब इस चैप्टर के टाइटल से हमें पता लग रहा है कि ये चैप्टर जो है 3 हिस्सों में जो है वो टूटा हुआ है। पहला हिस्सा वर्क है, दूसरा हिस्सा जो है वो एनर्जी के ऊपर मुश्तमिल है और आखिरी हिस्सा जो है वो पावर के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम अपने लेक्चर्स को भी जो है वो इसी टाइटल के साथ हम लोग जिस तरह टाइटल डिवाइड हुआ है हम अपने लेक्चर्स को भी इसी तरह डिवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम वर्क को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह अगले लेक्चर के अंदर एनर्जी पे शायद 2 लेक्चर बनाने पड़ जाएँ क्योंकि उसके अंदर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, और फिर आखिर में पावर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो वर्क के ऊपर है और वर्क को हमने डिटेल में पढ़ना है आज के लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ। और वर्क बेसिकली हमारी डेली लाइफ के अंदर जो मीनिंग हम लोग लेते हैं वर्क की, जैसे हम डेली लाइफ के अंदर क्या बोलते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है, पेपर पे कुछ पेन से लिख रहा है, टेबल के ऊपर पेपर पे बैठ के कुछ पेन से लिख रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये काम कर रहा है। और इसी तरह दीगर घर के काम का जो हम लोग करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो होते हैं वो काम होते हैं। डेली लाइफ के अंदर या कॉमन लैंग्वेज के अंदर जो काम की डेफिनेशन है वो फिज़िक्स की डेफिनेशन से टोटली डिफरेंट है। कोई बंदा हम वैसे बोलते हैं डेली लाइफ के अंदर के काम कर रहा है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर जो वो काम होता है वो ज़ीरो होता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर काम जो है वो डिफरेंट है। तो हम फिज़िक्स वाली इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर काम क्या होता है। वैसे तो हम लोग देखते हैं ना कि काम जो भी चीज़ कर रहा है बंदा, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि काम कर रहा है। हम लोग कुछ पढ़ भी रहे होते हैं या कुछ लिख भी रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर कुछ हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वर्क की, और वर्क की डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। एक और डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि द वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी। ये इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है। ये 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी और दोनों एक ही बात बता रही हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे या फोर्स अप्लाई करें हम लोग और वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर जाए या फिर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों बातें जो है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही हैं कि फोर्स लगाएं किसी बॉडी के ऊपर और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है। मतलब हमारी फोर्स ने जो है वो वर्क करवाया, हमारी फोर्स ने वर्क करवाया। अब इसकी एग्जांपल हम लोग काफ़ी सारी ले सकते हैं कि जैसे ट्रेन के इंजन होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। ट्रेन के इंजन ट्रेन के ऊपर फोर्स लगाते हैं आगे की डायरेक्शन में और ट्रेन जो है पीछे मूव कर रही होती है। इसी तरह गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, ये व्हीकल जितने भी होते हैं उनके इंजन आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं उन पर और वो जो है वो मूव करने लग जाती हैं। इसी तरह क्रेन की एग्जांपल है कि क्रेन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और लिफ्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को। और एक और एग्जांपल हम सिंपली इस तरह से भी ले सकते हैं कि बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और उसके ऊपर आगे की तरफ जो है हमने फोर्स लगाई और वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होकर न्यू पोजीशन पे चली गई, यानी कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया या डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे जो है वर्क डन हुआ है। अब इस वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके फार्मूले से, और इसका फार्मूला क्या है चलिए देखते हैं। फार्मूला इसका है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो वो आएगा W इज इक्वल्स टू F इंटू डी। मतलब ये कि अगर आपको आगे कहीं भी फार्मूला लगाना हो या कैलकुलेट करना हो वर्क, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई है उसका मैग्नीट्यूड और जितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। फॉर एग्जांपल कि हमने जो फोर्स लगाई थी वो 5 न्यूटन थी और जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट ने वो 2 मीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना आ जाएगा 10। और ये इसका क्या बोलते हैं, वर्क डन होगा, या हमारी फोर्स ने जितना वर्क डन करवाया होगा वो हमारा वर्क डन होगा। अब इसकी यूनिट क्या लगाएं, यूनिट क्या होगी इसकी? तो यूनिट बनाने के लिए हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट है। 2 क्वांटिटीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, एक फोर्स है और एक जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो बनेगी न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, तो न्यूटन इंटू मीटर। और इसी न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल भी बोलते हैं।
और इसकी जो SI यूनिट है वर्क की वो जूल है। न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, और न्यूटन मीटर जो है वो बराबर होता है जूल के। जूल क्या होता है कि 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और जो बॉडी है वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हमारे पास 1 जूल के बराबर होता है वो। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 जूल, जो हमारा पीछे आया था 10 जूल था। वर्क डन को हम लोग जूल के अंदर मेजर करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसका एक केस है कि अगर फोर्स एंगल पे आ जाए, अभी तक हमने जितनी भी फोर्स पढ़ी कि फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगे और वो मूव कर जाए, ये पैरेलल फोर्सेस थी। ये पैरेलल को हमने डिस्कस किया था कि हम लोग फोर्स लगाएं डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में जो है वो बॉडी मूव कर जाए, ट्रैवल कर जाए, तो हमारे पास जो है वो वर्क डन आता है। अब अगर फ़र्ज़ करो कि जो फोर्स है वो हम लोग पैरेलल नहीं लगा रहे बल्कि एंगल पे लग रही है, फोर्स एंगल पे लग रही है और जो बॉडी है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल कर रही है, मतलब सीधा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है। हम फोर्स यूँ लगा रहे हैं और जो बॉडी है वो ट्रैवल यूँ कर रही है, फोर्स यूँ लगा रहे हैं, बॉडी ट्रैवल यूँ कर रही है। इसकी एग्जांपल आपने बचपन में ली होगी कि जब हम वो ट्रक होता था एक, और ट्रक के आगे रस्सी बांधते थे, छोटा सा ट्रक, उसके आगे या कोई भी खिलौना, उसके आगे रस्सी बांधते थे और रस्सी को हम लोग खींचते थे। ये ट्रक है और इसके आगे यूँ रस्सी बांधी हुई है और इसको खींचते थे, हम लोग यूँ खींच रहे होते थे और जो ट्रक था वो यूँ जा रहा होता था हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो या वही वाला केस यहाँ पे है कि अगर ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर पैरेलल में फोर्स ना लग रही हो, यानी कि एंगल जो है वो ज़ीरो ना हो बल्कि थीटा कुछ बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या होगा? तो यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, 5 के दूसरे लेक्चर के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर ये पढ़ा था कि जब भी कोई फोर्स एंगल के ऊपर लगती है एक्स एक्सिस के साथ तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है, वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है। तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरह से ही करेंगे कि उस फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ेंगे, कंपोनेंट में तोड़ के देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्या करवा रहा है, कौन सा कंपोनेंट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लग रहा है और क्या करवा रहा है और किस तरह से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और अगर इस फोर्स को हम लोग डिवाइड करें या रिजॉल्व करें इसके वेक्टर्स में, तो एक तो इसका कंपोनेंट आएगा एफ एक्स जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और एक इसका वेक्टर आएगा या एक इसका कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो कि एफ वाई कहलाएगा। और ये निकालते किस तरह से हैं ये भी हमें पता था कि एफ एक्स किस तरह से निकालते हैं, एफ वाई किस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग सिर्फ इसकी मोशन देख रहे हैं कि किस तरह से हो रही है इसकी मोशन। चूँकि हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का जो एक्स वाला कंपोनेंट है यानी कि जो एफ एक्स है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है जो कि इसको मूव करवा रहा है। तो फिर वाई वाले कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है? वाई वाले कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है कि जो इस ब्लॉक की ये जो भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका जो वेट वाला कंपोनेंट है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, एफ वाई वाला कंपोनेंट उससे बैलेंस हो रहा है या उससे कैंसिल आउट हो रहा है। इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा था कि दो अपोजिट फोर्सेस हों अगर और सेम लाइन ऑफ एक्शन हो उसका, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, उनका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अनबैलेंस फोर्स है जो इसको मूव करवा रही है, और वो है एफ एक्स वाला कंपोनेंट यानी कि एफ का एक्स वाला कंपोनेंट। तो अब अगर यहाँ पे वर्क हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना भी उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हमारी इस फोर्स की वजह से, एफ एक्स वाली फोर्स की वजह से, हम लिखेंगे एफ एक्स और साथ में जो है वो डी। अब एफ एक्स कैसे निकालते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखा था कि एफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ कोस थीटा के, एफ एक्स इक्वल होता है एफ कोस थीटा के। तो इस वाले फार्मूले के अंदर जब हम लोग एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे एफ कोस थीटा, तो नया जो फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा W इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा इंटू डी, या फिर W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी कोस थीटा। ये फार्मूला है इसका जब एंगल के ऊपर फोर्स लग रही हो, मतलब जब फोर्स एंगल बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ, तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं दो आते हैं एफ वाई और एफ एक्स, और एफ एक्स वाला जो कंपोनेंट होता है वही इसको मूव करवा रहा होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूले के अंदर हम लोग कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो भी वही वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे, W इज इक्वल्स टू एफ डी इंटू कोस थीटा। तो ये इसका एक स्पेशल केस था कि जब एंगल के ऊपर फोर्स हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं वर्क डन निकालने के लिए। अब नीचे इसकी 2-3 और चीज़ें रह गई हैं जो कि है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क।
कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है और ज़ीरो वर्क कब होता है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि इफ़ द फोर्स इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज़ पॉजिटिव। कि जब फोर्स सेम डायरेक्शन में हो यानी कि पैरेलल हो हमारी ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ या ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हुई है उस डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो यानी कि एंगल ज़ीरो हो उन दोनों के दरमियान, तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है, हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है। जिस तरह की एग्जांपल्स हमने शुरू में ली थी कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पैरेलल डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, एंगल ज़ीरो था डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन के दरमियान भी, और इनकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान जो एंगल था वो ज़ीरो था, तो हमारे पास जो वर्क आ रहा था वो पॉजिटिव वर्क आ रहा था। और अगर इसी एंगल को यानी कि इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल ज़ीरो है, तो अगर इस ज़ीरो को आप जो हमने ऊपर फार्मूला ड्राइव किया ना, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इन टू डी कॉस थीटा, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 की इक्वल आएगी। कॉस ज़ीरो की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 की इक्वल आएगी, और 1 जब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो 1 गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क होगा हमारा मैक्सिमम वर्क होगा, और इस मैक्सिमम वर्क को जो है हम लोग पॉजिटिव वर्क भी बोलते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क क्या है? इफ़ द फोर्स इज़ अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट देन इट इज़ नेगेटिव वर्क। अपोजिट का मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा हो और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही हो, तो वो नेगेटिव वर्क होता है। और इसकी एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं कि फॉर एग्जांपल गाड़ी एक चल रही है और हम उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाएं या फिर ब्रेक लगाएं, तो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है कि मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं। गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करी और हम जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो गाड़ी की जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की वो इस डायरेक्शन में हो गई और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी वर्क होगा जब तक वो गाड़ी रेस्ट के अंदर नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि इनर्शिया की वजह से वो काफ़ी देर बाद जो है वो रेस्ट में आएगी, तो रेस्ट में आने से पहले जितना भी वहाँ पे वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में फेंके और जो हमारी वेट की फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ खींचे और बॉडी जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाती जाए, तो जब तक एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो रुकेगी, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना उसने वर्क किया है वो नेगेटिव वर्क हुआ है, अगेंस्ट द फील्ड हुआ है कि फोर्स जो थी वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही थी यानी कि वेट की फोर्स, और जो बॉडी थी वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी और ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी जब तक वो ज़ीरो नहीं हुई, वहाँ तक जो है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्क है, यहाँ तक जितना भी वर्क हुआ है वो नेगेटिव वर्क हुआ है। और वैसे भी हम लोग अगर थीटा के लिहाज से देखें तो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का एंगल है। और अगर इस एंगल को हम लोग उसी फार्मूले के अंदर रख के देखें, कॉस थीटा वाले फार्मूले के अंदर रख के देखें, तो कॉस 180 जो होता है वो -1 के इक्वल आता है, कॉस 180 -1 के इक्वल आता है। और उस -1 को जब हम लोग f इंटू डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो पूरे का पूरा जो हमारे पास वर्क होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव f इंटू डी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। आखिरी जो चीज़ है वो ज़ीरो वर्क है, और ज़ीरो वर्क तब होता है कि जब हम लोग परपेंडिकुलरली किसी के ऊपर फोर्स लगाएं। परपेंडिकुलरली का मतलब कि एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री का एंगल जब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू f इंटू डी कॉस 90, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो जो है जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन यहाँ पे बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम लोग खुद भी देखें कि किसी के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो मूव ही नहीं करेगा, और मूव ही नहीं करेगा तो उसके अंदर वर्क डन ही नहीं प्रोड्यूस होगा, तो वो जो फोर्स होगी आपकी वो बिल्कुल ज़ाया हो रही होगी और वहाँ पे कोई वर्क डन जो है वहाँ पे नहीं हो रहा होगा, उसको हम लोग ज़ीरो वर्क बोलते हैं या मिनिमम जो है वर्क बोलते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा वर्क की डेफिनेशन पढ़ी और एक केस पढ़ा, जनरल फार्मूला बनाया कि वर्क का जनरल फार्मूला क्या है कि कोई भी एंगल हो हम उसके अंदर डालें और हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाए, और पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो वर्क पढ़ा। तो अगले लेक्चर में जो है वो एनर्जी वाला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह को जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।